खंडवा शहर की सबसे हाईटेक सिटी सिंगापुर सिटी, जिसमें आप पाएंगे हाईटेक सुविधा जैसे क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, इंडोर आउटडोर एक्टिविटी स्विमिंग पूल, ओपन लॉन सहित भव्य मंदिर। इतना ही नहीं, आपको मिलेगा कॉलोनी में सीसीटीवी सर्विलांस के साथ फुल अंडरग्राउंड फिटिंग। देर किस बात की, लिमिटेड प्लॉट उपलब्ध है, अभी संपर्क करें। ये सभी अधिकारियों की गाड़ी खड़ी है। प्रत्येक युवा का ये सपना रहता है कि वो भी ऐसी गाड़ियों में घूमे। हालांकि जो अच्छे युवा रहते हैं उनका ये सपना रहता है, ये उनके लिए एक साधन है गाड़ी, लेकिन वो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये मध्य प्रदेश के खंडवा का कलेक्ट्रेट है, यानी जिला मुख्यालय है प्रशासनिक पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं से जिला मुख्यालय में प्रशासनिक गतिविधियां संचालित होती हैं और हर युवा का सपना रहता है कि वो देश में आईपीएस आईएएस बने, स्टेट में एमपीपीएससी क्वालिफाई करके एक अच्छे अधिकारी की रैंक प्राप्त करे। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं। कोई युवा कोचिंग लेता है, कोई व्यक्ति बड़े बड़े शहरों में जाकर वहीं पर एकोमोडेशन यानी घर लेकर, कमरा किराए पर लेकर रात दिन मेहनत करता है और अपना सपना पूरा करने का प्रयास करता है। बहुत से लोगों का सपना पूरा हो जाता है, बहुत से युवा नहीं कर पाते, लेकिन अपनी हिम्मत भी नहीं छोड़ते। ऐसा करने वाले कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा कर लेते हैं। अभी जो है मध्य प्रदेश के खंडवा के एक गांव से एक ऐसे साधारण घर का लड़का सेलेक्ट हुआ है, जिससे हम आपकी अभी बात कराने वाले हैं। वो लड़के ने किस तरीके से एमपीपीएससी क्वालिफाई की, किस तरीके से अधिकारी बने, इस समय वो हमारे साथ हैं और हम जो है आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। ये हैं मिस्टर राहुल पटेल, जो एक बहुत ही साधारण घर से आते हैं। बाकी बातचीत हम इन्हीं की ज़बानी आपको सुनवाएंगे। राहुल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की है और आप जो है अब एक अधिकारी बनने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। कैसी रही अधिकारी बनने तक की यात्रा? आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन, आपकी फैमिली का इंट्रोडक्शन, फैमिली में कौन कौन है और कितनी कठिनाइयाँ आपको इस मुकाम को हासिल करने में हुई, चाहते हैं कि आप ही बताइए। जी, मेरा नाम राहुल पटेल है। मेरे पिताजी का नाम आत्माराम पटेल है, जो कि एक छोटे किसान है। मैं खंडवा ज़िले के ग्राम लोहारी का निवासी हूँ और मैंने अपनी तैयारी घर रहकर ही की थी और लगातार मैं 7 वर्षों से पढ़ाई कर रहा हूँ और अभी मेरा चयन राज्य अभियांत्रिकी सेवा में जल संसाधन विभाग में एसडीओ पद पर हुआ है। एमपीपीएससी क्वालिफाई किया आपने? जी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस द्वारा। अच्छा, ठीक है। कैसी मतलब तैयारी कैसे करते थे? घर पे रह के तैयारी किया, नहीं कहीं से नोट्स मंगाए थे या कहीं पे कोचिंग के लिए किसी की सीडी मंगाई थी या क्या किया था आप? जी, मैं 2016 में मैंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। उसके बाद मैं पढ़ाता भी था, अलग अलग कोचिंग संस्थानों में पढ़ाता था मैं, मैथ रीजनिंग वगैरह। उसके बाद में मैंने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करना शुरू की। तो इसके लिए मुझे जितेंद्र सैनी एक सर है हमारे, जो अभी यूपी में इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनका मार्गदर्शन मिला और उनसे मैंने पढ़ाई यूट्यूब पे बहुत सारी मतलब चीज़ें सीखी। उसके बाद मैंने किताबें घर बुलवा कर खुद से ही पढ़ा फिर। अच्छा, YouTube का सहारा लिया आपने? यूट्यूब का सहारा लिया, वहाँ से मैंने कंसेप्ट सीखे। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस फिर खुद से ही की और बाकी जो नॉन टेक पोर्शन था वो खुद से ही तैयार किया और साथ में टेक्निकल पोर्शन की जो भी क्वेश्चन बुक्स थी उन्हें बुलाकर खुद ही प्रैक्टिस की घर पे और लगातार 6 वर्षों तक वही करता रहा मैं। अच्छा, कितने अटेम्प्ट आपको देने पड़े? कितने अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया आपने? जी, मैंने सेकंड अटेम्प्ट भी था मेरा। स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस ये प्रतिवर्ष नहीं निकलती ये परीक्षा, 3-4 वर्षों में आयोजित की जाती है। तो 2020 वाला एग्ज़ाम था वो मेरा निकल नहीं पाया, फिर मैंने 21 वाला ही सेकंड था, इसमें मेरा निकल गया। अच्छा, जब 2020 में नहीं निकला तो निराशा लगी या फिर एक नए उत्साह के साथ आपने तैयारी शुरू की कि चलो इस बार नहीं तो अगली बार तो निकाल के रहूँगा? हाँ, थोड़ी निराशा होती है, लेकिन मैं लगा रहा अपने लक्ष्य के प्रति। इसके पहले मेरी और भी 1-2 एग्ज़ाम में हुआ था चयन, जैसे राज्य मतलब राज्य सेवा के 2019 का प्री निकला था, फिर मेंस में नहीं हो पाया था, फिर मेरा सब इंजीनियर भी नहीं हो पाया था और रेलवे जेई का मेरा एक एग्ज़ाम निकल गया था, फिर सेकंड में नहीं हो पाया। फिर जब मेरा ये वाला एग्ज़ाम था, इसके 2 महीने पहले मेरा रेलवे एनटीपीसी के मेरे CBT 1 निकलने के बाद 7वें लेवल के लिए मुझे CBT 2 के लिए कॉल आया, लेकिन मैं वो परीक्षा देने नहीं गया, वो छोड़ दिया मैंने। मेरा लक्ष्य यही था, तो फिर मैंने वो परीक्षा। अच्छा, जब व्यक्ति पहली अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं होता, जैसे आप भी नहीं हुए, कुछ और जगह नहीं हुए, तो अपने आप को रिचार्ज कैसे किया आपने फिर? देखिए, एक लक्ष्य होता है व्यक्ति का कि मुझे इस जगह जाना है, तो उसके लिए चाहे फिर कितना भी समय लगे, कुछ भी लगे, एक मन में एक थोड़ी निराशा होती है असफलता के बाद में, लगता है कि नहीं हो पाया, लेकिन फिर दोगुने उत्साह के साथ उसमें लगना पड़ता है। जो गलतियाँ की उन गलतियों को फिर से मतलब ऐसा करे कि उनको फिर से दोहराना ना पड़े, या फिर मतलब अपनी गलतियों को एनालिसिस किया आपने और फिर आपने अपने आप को बूस्ट अप किया। अच्छा, एक बार बताएं, जैसे जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो ये हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो युवा आपको देखे, जो इस तरह के प्रिपरेशन में लगा हुआ है,
कई बार ऐसी सरकमस्टांसेस उनके पास भी आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपने पढ़ाई डबल कर दी या फ्रेश माइंड से पढ़ाई के जो घंटे हैं उतने ही रखे? क्या आपने किया ऐसा? देखिए, अगर असफलता मिलती है तो सबसे पहले प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस और प्रेशर लेने से हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। तो इसलिए पहले तो चीज़ों को एनालिसिस करना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ पर हुई है, क्या चीज़ों में कमी रह गई थी और किस प्रकार से उनको किया जा सकता है, और दोबारा फिर एक प्लानिंग के साथ लगना पड़ता है। प्लानिंग के साथ लगना पड़ता है। तो जनरली आप कितने घंटे पढ़ते थे? घंटों का तो ऐसा कोई हिसाब नहीं था, लेकिन मेरा लक्ष्य जो रहता तो इसमें डूबा रहता था मैं, तो घंटों का पता नहीं चलता था, बस पढ़ाई करता रहता था। पढ़ाई के अलावा कभी सिंगिंग, डांसिंग, नहीं, गेम्स कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं टीचिंग करता था, फिर मैंने टीचिंग भी छोड़ दी जब पढ़ाने जाता था मैं कोचिंग में कंपटीशन के लिए। तो फिर मैंने पढ़ाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था इधर। तो मैं सुबह से उठ के मतलब इसी में लगा रहता था, पढ़ता ही रहता था बस। जब भी बस सोना उठना खाना बस पढ़ते रहे। और खेती किसानी में पापा का सपोर्ट? पापा का सपोर्ट थोड़ा बहुत कभी कर देते थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं था विशेष। कितने भाई हैं आप? जी, मेरे भाई है, एक बड़े भाई और मैं हूँ बस। अच्छा, पापा का बड़े भैया सपोर्ट कर देते हैं, उनका कितना सपोर्ट रहा? नहीं, बड़े भैया तो घर पर नहीं रहते, वो बाहर ही। अच्छा, बाहर रहते हैं। घर पे तो पिताजी ही संभालते थे सब। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं कई साल लगातार पढ़ने के बाद जब कहीं नहीं लगता तो कई बार आसपास के एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, गार्जियंस कई बार नर्वस हो जाते हैं, तो उन्होंने आपको चार्जिंग दी या वो भी नर्वस हो गए थे? देखिए, वो समय समय पे मतलब कहते रहते थे इन चीज़ों के बारे में कि यार हो नहीं रहा है ये नहीं, तो मैं बताता उनको कि समय लगता है इन चीज़ों में, तो समय के साथ होती है चीज़ें। मतलब पेशेंस भी रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, और कठिन परिश्रम करना पड़ता है लगातार। अगर हम हमारे लक्ष्य से अलग हो जाते हैं या लक्ष्य के प्रति मतलब हमारा अगर कोई विकल्प रहता तो फिर हम उसको हासिल नहीं कर सकते हैं। एक संकल्प के साथ लगना पड़ता है। संकल्प के साथ लगना पड़ता है। आपका नाम क्या है पूरा? जी, राहुल पटेल। राहुल पटेल। पिताजी क्या नाम है? आत्माराम पटेल। और आप कौन से गांव के रहने वाले हैं? मैं ग्राम लोहारी का निवासी हूँ। ग्राम लोहारी के रहने वाले हैं, राहुल पटेल। तो ये हैं श्री राहुल पटेल, जो अब अधिकारी बनकर मध्य प्रदेश के जनता की सेवा करेंगे। लंबे प्रयास के बाद, कई बार असफल होने के बाद फाइनली ये सफल हुए, और जब असफल हुए तो निराशा स्वाभाविक है। मेहनत के बाद जब नहीं मिलती तो आदमी निराश हो जाता है, लेकिन उस निराशा को ताकत बनाने के बाद जब आदमी दुगनी स्पीड से लगता है तो फिर वो राहुल पटेल की तरह अचीवमेंट हासिल कर लेता है। और मध्य प्रदेश के खंडवा के राहुल पटेल से लोगों को इसलिए इंस्पिरेशन लेनी चाहिए क्योंकि आज की डेट में बहुत से युवाओं को ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने पर ही वो सफल होंगे, बड़े बड़े टीचर से गाइडेंस लेने के बाद ही वो सफल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा राहुल पटेल ने सिद्ध कर दिया। हमारी पूरी टीम की ओर से और हमारे सभी दर्शकों की ओर से राहुल पटेल जी को भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। घर में बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, फैमिली के साथ स्वादिष्ट और अच्छे माहौल में खाना खाने का मूड हो, लॉन में खाना हो या बंद एसी कमरे में खाना हो या प्राइवेसी चाहिए हो, हर सुविधा उपलब्ध है। एक बार पंधाना रोड पर सिरपुर फाटे के पास होटल फगुन में जो फैमिली रेस्टोरेंट है, विजिट जरूर करें।